दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है शमशान की वो रात। लेखक यस के। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित है। यह कहानी मेरे साथ 5 साल पहले घटी थी। उस वक्त ठंड का मौसम था। सड़क पर काफी कम लोग थे। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं अभी अभी एक फिल्म देखकर आ रहा था। शो रात के तकरीबन 12 बजे खत्म हुआ था। फिल्म बहुत ही डरावनी थी, जिसकी वजह से मैं उसी फिल्म के बारे में सोचते सोचते रास्ते पर चल रहा था। मैं रास्ते में छोटी छोटी आवाजों से भी डरे जा रहा था, और डरूं भी क्यों नहीं, क्योंकि फिल्म बहुत ही डरावनी थी। लेकिन मेरा घर अभी दूर था, और सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए यह थी कि रास्ते में एक शमशान घाट भी आता था। मैं बार बार उसी के बारे में ही सोचे जा रहा था, और साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि आगे जो शमशान घाट है मैं उसे कैसे पार करूंगा। यही सोचते सोचते मैं शमशान के नजदीक आ गया। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैं बस रास्ते पर चला जा रहा था। तभी शमशान घाट का गेट आ गया। गेट को देखते ही मैंने उस तरफ देखने से मन ही मन में मना कर दिया था। अभी मैं गेट पार कर ही रहा था कि मुझे गेट के पास किसी छोटे बच्ची की रोने की आवाज आई। वह आवाज को सुनकर मैं थोड़ा रुक गया। मैंने इधर उधर की तरफ देखा, पर अंधेरा काफी घना होने की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर मुझे आवाज लगातार आ रही थी। मुझे उस आवाज की तरफ जाना ठीक नहीं लगा, तो मैंने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां पे? कोई बताएगा कौन रो रहा है? पर कुछ जवाब मुझे नहीं आया। बस रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद कोई बच्ची यहाँ पर खो गई है, इसलिए मैं उस आवाज का पीछा करते हुए शमशान की तरफ चला गया। जब मैं शमशान में पहुंचा तो मेरी नजर एक विशालकाय बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो कि रात के वक्त बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मैंने देखा कि वहां पर एक बच्ची सफेद फ्रॉक पहनी हुई है, और उसी पेड़ के नीचे वह बैठी हुई थी, और वह उसी पेड़ के पास सिर को नीचे झुकाए अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए रो रही थी। मैं उसके पास चला गया और उसे चुप होने को बोल रहा था, पर उसने अपना रोना जारी रखा। फिर मैंने उसे पूछा, बेटी
तुम यहाँ अकेले में क्या कर रही हो, और वह भी इतनी रात को। पर उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वह फिर से रोने लगी थी। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उस बच्ची पर मुझे अब तरस भी आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर मेरा हाथ रख दिया, पर मुझे अचानक से एक झटका लगा क्योंकि उसका जिस्म पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। मैं सिर से पांव तक एकदम से सहम गया था। फिर मैंने मेरा जैकेट उतारकर उस बच्ची के पीठ पर रख दिया। फिर उस लड़की ने अचानक से रोना बंद करके बिना सर उठाए ही मुझे बोली, चले जाओ यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता, सब पराये होते हैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ जल्दी, नहीं तो मारे जाओगे। तो फिर मैं अचानक से घबरा गया और फिर उस बच्ची को बोला, अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो, और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? तो यह सुनते ही वह बच्ची मुझे बोली, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है और वह चले गए हैं। फिर मैंने उसे पूछा, क्यों बेटा, आखिर वो क्यों तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चले गए? मुझे बताओ, मैं वहां पर तुम्हें लेकर जाता हूँ। तो वह लड़की काफी डरावने आवाज में बोली, मैं मर चुकी हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं मर चुकी हूँ। उसका यह जवाब सुनकर मैं वहीं पर एकदम और थरथर कांपने लगा और काफी घबराने लगा था। और फिर मैं सोच में पड़ गया था कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे बोलूं तो क्या बोलूं। तो फिर वह बच्ची मुझे फिर से बोली, उन दोनों के कब्र के बीच में ही मेरी कब्र है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी वह लड़की मेरी तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ रही थी। मैं उसका चेहरा देखकर काफी डर गया था क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक था। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी। फिर मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन मैं अपनी जगह पर ही खड़ा था। मैं भाग ही नहीं पा रहा था। वह अपनी जगह पर खड़ी रही थी और उसके हाथ अब धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। अगले ही पल मेरी गर्दन उस बच्ची की पकड़ में आ गई थी और वह बच्ची धीरे धीरे मेरे गले पर अपने हाथों का शिकंजा कस रही थी। मेरे आंखों के सामने अब पूरा अंधेरा छाने लगा था और मैं धीरे धीरे बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी मेरे आगे घूम रहा था। पर मुझे कहाँ पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मैं जब नींद से उठा तो मेरे एक दोस्त मनोज का मुझे फोन आया। फिर मैंने फोन उठाया। फिर मनोज फोन पर बोल रहा था, अरे मोहित, आज फिल्म देखने चलेगा क्या? तो मैं बोला, कौन सी फिल्म? तो वह बोला, अरे यार, एक बहुत ही जबरदस्त भूतिया और डरावनी फिल्म है, और हाँ, एक बात और है, शो आज रात का ही है। तो फिर मैं उसे बोला, लेकिन रात को, और वह भी हॉरर फिल्म? यार, सही नहीं लग रहा है। तभी मनोज के हाथ से फोन राहुल ने लिया और फिर राहुल बोला,
अरे यार मोहित, तू एक नंबर का फट्टू है और फट्टू ही रहेगा। अबे अब तू बच्चा नहीं रहा भाई। और मूवी देखने के लिए हम चारों जन जा रहे हैं, समझा क्या? घर पर तैयार रहना। तो फिर मैं बोला, चार कौन? तो राहुल बोला, मैं, तू, मनोज और विकास। और हाँ चल, आधे घंटे में तैयार हो जा। हम 11:30 बजे तेरे घर पर आ रहे हैं, क्योंकि शो का टाइम रात के 12 बजे है, समझा क्या? तो मैं बोला, ठीक है यार, आ जाओ, मैं तैयार रहूंगा। मेरे डरने की वजह कुछ और ही थी। यह वही फिल्म थी जो मैंने सपने में देखी थी। मैंने फोन रखने के बाद थोड़ा सोच विचार करने लगा था कि यह तो बिल्कुल सपने की तरह ही हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त मेरे घर पर आए और फिर हम चारों फिल्म देखने के लिए चले गए। फिल्म देखने के बाद हम बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगे थे। रात भी काफी ज्यादा हो गई थी और ठंड भी काफी ज्यादा पड़ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था क्योंकि रास्ता वही था जो मैंने सपने में देखा था। और चलते चलते मुझे सपने की बात याद आ गई। फिर मैंने पूरा सपना मेरे दोस्तों को बताने की ठान ली और फिर मैं हिम्मत करके बोला, यार सुनो, अरे सुनो ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सभी रुककर मेरी बात सुनने लगे। तो मैं बोला, तुम्हें जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर शायद तुम्हारा विश्वास ना हो, लेकिन यह बात 100% मैं सही बोल रहा हूँ। तो मनोज बोला, अरे भाई, कौन सी बात है? और तू बात बताएगा भी या सिर्फ पहेलियां ही बुझाता रहेगा? तो मैं बोला, पहले यह बताओ कि यह सच है कि किसी इंसान को किसी होने वाली घटना का पूर्वानुमान पहले से ही पता हो जाता है, या कोई घटना घटित होने से पहले ही उसको पता चल जाता है कि यह होने वाला है? तो राहुल बोला, हाँ यह बात तो सच है, क्योंकि अगर मैं अगले आधे घंटे में घर नहीं पहुंचा ना तो मेरी काफी जम के धुलाई होने वाली है और इस घटना का मुझे पूर्वानुमान है। राहुल को इतना कहते ही मुझे छोड़कर सभी काफी जोर जोर से हंसने लगे थे। काफी देर तक वह तीनों का हंसना जारी रहा। फिर जब उन तीनों ने मेरा मुंह लटका हुआ देखा तो फिर राहुल बोला, अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, बता वैसे तूने पहले क्या देख लिया जो तू इतना परेशान है? फिर मैंने उसे बताया कि मैंने इस मूवी के अधिकतर भाग जो आज मेरे सपने में ही देख लिए थे। फिर मेरी बात सुनकर विकास बोला, तो क्या हुआ भाई? और अगर ऐसा था तो तू हमें फोन पर ही बता देता, हम लोग भी आज सपने में ही मूवी देख लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते हमारे। विकास की यह बात सुनकर अब वो और भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर हम चलते चलते उसी शमशान तक आ गए थे। फिर विकास बोला, अच्छा सुनना, ये वही शमशान है ना जो तेरे सपने में आया था, है ना? ऐसा बोलकर वो फिर से हंसने लगे। तब मनोज ने मुझे कहा, चल हम शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फोटोज लेते हैं और वह फोटो अपने दोस्तों को भी हम दिखाएंगे। यह सुनते ही राहुल भी बोला, हाँ यार, यह सही कह रहा है। काफी दिनों से ना ग्रुप फोटो भी नहीं हुई है। अपने ग्रुप के प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह और यादगार फोटो तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं उन्हें शमशान में जाने के लिए इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं वह सपने वाली बात आ रही थी।
और इसलिए मैं काफी डर रहा था। पर मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती शमशान के अंदर ले गए। हम चारों ने एक साथ अपनी शमशान में फोटो ले ली और फिर हम सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन विकास ने हम तीनों को फोटोज दिखाने के लिए अपने घर पर बुलाया। हम सब लोग फोटो देख रहे थे तो उनमें से एक ने बोला, अरे मोहित, ये तुम्हारे फोटो के आगे एक बच्ची खड़ी है, ये कौन है? यह सुनते ही मैंने झट से वह फोटो ले ली और मैं देखने लगा। फिर मैंने जो देखा उसको देखकर मैं काफी हैरान हुआ। मैंने देखा कि मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में एक लड़की खड़ी थी और फोटो में यह वही लड़की थी जो मेरे सपने में उस दिन मुझे दिखी थी। मतलब मेरा सपना सच हो चुका था। किसी को भी उस फोटो को देखने के बाद विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी हैरानी भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। तभी मनोज बोला, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस फोटो को। तो विकास बोला, अरे ओ भाई, तेरे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। जो सच है वह अब सबके सामने आया है, उसे झुठलाना इतना भी आसान नहीं है। तो राहुल बोला, नहीं नहीं, मैं भी नहीं मानता इसे। मनोज तू सच कह रहा है यार। यह भी तो हो सकता है कि यह तुम दोनों की, मतलब मोहित और विकास, तुम दोनों की चाल हो। तो मनोज बोला, सही कह रहा राहुल, तू सही कह रहा। आजकल इतने एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है कि कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस फोटो से सहमत नहीं हूं। तभी मैं बोला, अच्छा यार, मुझे बताओ, हमारे ऐसा करने से भरा हमें क्या मिलेगा? तो राहुल बोला, वह सब मैं नहीं जानता, लेकिन केवल इस फोटो से तुम्हारी सपने वाली बात और पूर्वाभास वाली घटना को मैं सही नहीं मान सकता। तो मैं बोला, तो ऐसा क्यों नहीं करते? तुम दोनों ना आज रात को 12 बजे के बाद उस शमशान में जाओ और तुम्हारी फोटो निकाल कर लेकर आओ, फिर हमें सुबह ही दिखाओ। जो भी सच होगा वह दिख जाएगा। तो विकास बोला, हाँ मोहित बिल्कुल सही कह रहा है। तो बोलो भाइयों, क्या कहते हो? मेरी और विकास की बात सुनकर वह दोनों एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि वहां अगर कुछ हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ऐसी ठंड में और वह भी रात को 12 बजे के बाद जाना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। तो मैं बोला, क्या हुआ मेरे बहादुर दोस्तों, मनोज और राहुल? हाँ, क्या हुआ? तो राहुल बोला, ठीक है यार, ठीक है, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है। मैं और मनोज आज रात को ही वहां पर जाकर फोटो लेंगे और कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहकर सभी अपने अपने घर पर चले गए। फिर उसी रात को मनोज और राहुल दोनों भी शमशान की तरफ निकल पड़े। ठंड काफी थी। दोनों अब शमशान के गेट के पास खड़े थे। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। दोनों भी एकदम से बेधड़क से शमशान के अंदर गए। गेट से जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, तभी सामने की तरफ वही विशालकाय बरगद का पेड़ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था और उसी पेड़ के नीचे कुछ 10-12 छोटे छोटे मटके भी रखे हुए थे। मटके काफी समय से वहां पर पड़े होने की वजह से वह टूटे हुए थे। अचानक से उन दोनों को किसी बच्ची की रोने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही दोनों भी एकदम से घबराते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी कोई उन्हें नजर नहीं आता है। तभी मनोज बोलता है, अरे
हो ना हो यह हमें डराने की एक नई चाल है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह उन दोनों की ही चाल है। तभी राहुल बोला, हाँ यार, तू सही बोल रहा है। चल सालों को आज ऐसा मजा चकाते हैं ना कि जिंदगी भर भूत का नाम लेने पर भी थर थर कांपेंगे। और फिर दोनों गुस्से से उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी मनोज का पाँव किसी एक चीज से टकरा जाता है और तभी राहुल बोलता है, अरे अरे मनोज, संभल कर यार, तूने एक मटका तोड़ दिया। पता है, इसे लोग जादू टोना करने के बाद इस वीराने में छोड़ देते हैं, और जिस इंसान ने इसे तोड़ने की या छूने की कोशिश की ना, तो उस इंसान का बुरा समय शुरू हो जाता है। तभी मनोज बोला, अब अगर तूने ज्यादा बड़बड़ की ना, तो मैं यही मटका उठाकर तेरे सिर पर दे मारूंगा, समझा क्या? यह सुनते ही दोनों हंस पड़े और उनकी उस हंसी से वह वीराना शमशान थोड़ा सा गूंज उठा था। थोड़ा देर हंसने के बाद वह दोनों भी जब उस बरगद के पेड़ के पीछे जा पहुंचे, तो अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है, तो उनके दिल की धड़कन एकदम से रुक जाती है। उस विशालकाय पेड़ के नीचे एक 9 या 10 साल की बच्ची सफेद फ्रॉक में बैठी रो रही थी। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। तभी मनोज बोलता है, अरे बेटी, तुम अकेले में इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? तो राहुल बोलता है, और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? वह लड़की कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी मनोज आगे बढ़ते हुए उस बच्ची के पास जाता है और जैसे ही वह उसके कंधे पर हाथ रखता है, तो उसे भी मेरी तरह उस दिन जैसा ठंड का एहसास होता है और वह एकदम झटके से अपना हाथ पीछे लेता है। तो राहुल बोलता है, अरे क्या हुआ? तो मनोज फिर बोलता है, अरे यार, इसका बदन तो बर्फ की जैसा एकदम ठंडा है। तो राहुल बोलता है, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इतनी ठंड में तो बिना स्वेटर के किसी का भी शरीर कुल्फी की तरह जम जाएगा, और वैसे भी यह तो छोटी सी बच्ची है। तभी मनोज बोला, हाँ तू शायद ठीक कह रहा है। चल जल्दी तू अपना जैकेट निकाल और बच्ची को दे दे, क्योंकि तूने अंदर से स्वेटर भी पहनी हुए है, और फिर इसको इसके माँ बाप तक भी छोड़कर आने का है। यह सुनते ही राहुल अपना जैकेट निकालने ही वाला था, तो वह रोती हुई बच्ची एकदम से शांत होकर बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। तो राहुल बोला, क्या तुम इंसान नहीं हो बेटा जो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? तो यह सुनकर वह बच्ची बोली, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं इंसान नहीं हूँ तो मनोज बोला, अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? चलो हम तुम्हें वहां पर छोड़ देते हैं। तो वह बच्ची इस बात को सुनते ही अपना चेहरा हाथों से उठाते हुए बोली, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए वह मुझे यहाँ पर इस शमशान में छोड़कर चले गए। उसका चेहरा देखते ही दोनों की हवा निकल गई। वह काफी थर थर कांपने लगे थे। डर से उन्हें इतनी ठंड में भी काफी पसीना आ रहा था। उस बच्ची का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें लपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने यह सोचा कि इस वीराने में काफी समय से अकेले रहने की वजह से इसका यह हाल हो गया है। दोनों भी हिम्मत करके उसे बोले, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? हम तुम्हें ना वहां पर छोड़ देंगे। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? तो वह बच्ची बैठे बैठे ही शमशान की दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोली। वह दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़कर उस तरफ चल पड़े। फिर मनोज बोला, बेटी,
तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बच्ची बोली, यह कोई भी रिश्ता मरने के बाद काम नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे ये बार बार बेटी बोलना बंद करो। उस बच्ची की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी राहुल बोला, फिर भी बेटी, तुम्हें बुलाना होगा तो हम किस नाम से बुलाएंगे? राहुल काफी घबराते हुए बोल रहा था, मुझे नहीं लगता ये आज रात के बाद। तो वो बच्ची बोली, मेरे माता पिता यहाँ लाने से पहले मुझे परी कहकर बुलाते थे। यह कहते हुए उस बच्ची ने सामने की ओर दो पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। उस कब्र को देखते ही दोनों की हालत फिर से खराब हो गई थी। अब डर धीरे धीरे उन पर हावी हो रहा था। तो राहुल बोला, हमें काफी दुख है बेटी, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन तुम इस वीराने में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हो? तो वह बच्ची सुनते ही बोली, वह सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए हो उसे जल्दी से पूरा कर लो, इससे पहले कि मेरे पिताजी अपने कब्र से उठकर यहाँ पर आए। जल्दी से फोटोज निकालो। फिर राहुल ने घबराते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और वो फोटोज निकालने लगा। उस फोटो में वो लड़की अजीब सी स्माइल कर रही थी और फिर वो लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई। और फिर वो दोनों इतना डर गए थे कि डर के मारे वो वहीं पर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उनकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थे और उनके पास में मैं और विकास बैठा हुआ था। उन्होंने हम दोनों को सारी बात बताई और मोबाइल में लिया हुआ फोटो भी हमें दिखाया। तो हमें काफ़ी डर लग रहा था। कुछ दिन के बाद राहुल और मनोज दोनों भी अच्छे हो गए, लेकिन जब भी अब हम वो फोटोज देखते हैं तो हमें आज भी काफ़ी डर लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं ऐसी ही खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।